हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। और आज हम 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। कि स्वास्थ्य में सरकार का क्या रोल है, क्या उनका योगदान है, किस तरीके से सरकार हेल्थ को लोगों के लिए इंश्योर करती है, उस हेल्थ में किस प्रकार सरकार इक्वालिटी को एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करती है, वो सब हम पढ़ेंगे। हेल्थ क्या है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपके मन में भी ये धारणा होगी अलग अलग कि हेल्थ केवल वो है कि बीमारी से बचना या बीमारी हो जाना, बेकार हेल्थ हो गई कि भाई हेल्थ खराब हो गई, हमारी तबीयत खराब हो गई। वो सब केवल हेल्थ नहीं है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो हम जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में, पब्लिक हेल्थ, प्राइवेट हेल्थ केयर, वो अलग अलग जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके क्या यूज़ हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी पूरे जो देश की हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको इम्प्रूव करने में, उसकी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराने में। साथ ही साथ कुछ मुद्दों पे बात करेंगे कि सरकार की जो स्कीम्स हैं उसके थ्रू किस तरीके से हेल्थ केयर हम इंश्योर कर पा रहे हैं, क्या क्या और कमियां हैं, खामियां हैं, क्या क्या और करना बाकी है, वो सब हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड क्लास 7th का, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ इन अ डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र की अगर हम बात करें, भारत भी एक लोकतंत्र है। पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। उनके कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उनकी वेलबींग के लिए सरकार से वो उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। दिस वुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। किस तरीके से कि एजुकेशन सरकार इंश्योर करे। वेलफेयर, अब मेनली बात है कि वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए सरकार क्या क्या करती है और क्या क्या लोग सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, वो हम जानेंगे। कि एजुकेशन सरकार का दायित्व है, हेल्थ, उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज, हाउसिंग, रोड का डेवलपमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का मुद्दा हो, वो सब सरकार इंश्योर करती है। और यही सरकार का एक वेलफेयर स्ट्रक्चर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सोशलिज्म जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये सब चीजें आ जाती है। सोशल वेलफेयर किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों के लिए इंश्योर करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि हेल्थ का मीनिंग क्या है, क्या मायने हैं उसके, और क्या क्या समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड हम फेस करते हैं, हमारा देश फेस करता है। लुक एट द सब हेडिंग्स। जो सब हेडिंग्स है उसके ऊपर देखेंगे इस चैप्टर्स में क्या क्या सब हेडिंग्स है। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और जानेंगे कि किस प्रकार वो कार्य सरकार से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार यह कोलाज आप देखिएगा कि जैसे ये एक मोबाइल एम्बुलेंस है जो गांव के इलाके में आई हुई है। ये गांव की महिलाएं हैं जो पानी लेने दूर दराज के इलाकों से पानी भरने मटका लेकर जा रही हैं। साथ ही साथ ये एक लोकल ट्रीटमेंट, ये ऑपरेशन थिएटर आपको दिख रहा होगा। ये नर्सिंग की कुछ गर्ल्स हैं, ये कुछ चिल्ड्रन है जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। ये आप देख सकते हैं कि पानी के नल के पास कितनी लाइन लगी हुई है पॉट्स की, मटकों की। एक झुग्गड़ झोपड़ी है, उसका इलाका आप देख सकते हैं कितनी गंदगी वहां पे है, सैनिटेशन का क्या हाल है, क्लीननेस का क्या हाल है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि ना केवल हेल्थ में केवल हम हॉस्पिटल्स को इंक्लूड नहीं करते, स्वास्थ्य को इंक्लूड नहीं करते, बीमारियों को इंक्लूड नहीं करते, साथ ही साथ वाटर से रिलेटेड इशू हो, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू हो, या कोई हमारी अगर टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह जहां दिखते हैं आपको, वो बात हो, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात हो, तो वो सभी आयाम हेल्थ से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जब हेल्थ का बजट भारत सरकार पेश करती है तो उसमें वाटर एंड सैनिटेशन को भी हेल्थ के साथ ही जोड़ के चलती है। हेल्थ एंड वेलबींग जिसको बोलते हैं, हेल्थ एंड वेलबींग। जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो उस वेलबींग में इन्वायरमेंट भी आता है। हेल्थ एंड वेलबींग, जो लोगों की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है उनका, वो सब उसमें क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं। एक तो हेल्थ से रिलेटेड मामले, हेल्थ के साथ ही साथ वाटर एंड सैनिटेशन से जुड़ा हुआ मामला, जो पानी और साफ सफाई से रिलेटेड मैटर है, उस सब का बजट भी हेल्थ के साथ जोड़कर हम देखते हैं। हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बजट अगर मैं बात करूं तो वो भी इसी के अंडर में आता है। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, आगे हम उसको पढ़ेंगे भी कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट किस तरीके से पार्ट प्ले करता है हमारे
हेल्थ को इंश्योर करने में, हेल्थ की वेलबींग को इंश्योर करने में। तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य को, एक अच्छे स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने में रोल प्ले करता है। व्हाट इज हेल्थ? We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness. हम अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य बेसिकली है क्या, अगर हम छोटे से एक लाइन में उसका मतलब समझे तो क्या है हेल्थ? Our ability to remain free of illness and injuries. कि हमारी अक्षमता जो इलनेस है, बीमारियों से या जो इंजरीज है उनसे दूर रहने की जो हमारी अक्षमता है वो क्या कहलाती है? हेल्थ। एक स्वस्थ जीवन अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? अगर कोई इल नहीं है, किसी को इंजरी नहीं, तो वो स्वस्थ है। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज। केवल बीमारियों के बारे में है वही हेल्थ नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन अबव कोलाज विद हेल्थ। ऊपर के कोलाज में आपने देखा होगा कुछ चीजों को आप जोड़ पा रहे होंगे हेल्थ के साथ, कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि मटका ले जाती महिलाएं किस प्रकार हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, मटकों की लाइन लगी हुई है पानी के बाहर वो किस तरीके से, सैनिटेशन नहीं है झुग्गी झोपड़ियों में वो किस तरीके से रिलेटेड है हेल्थ से, वो पढ़ेंगे। व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। इग्नोर क्या कर देते हैं कि जितनी भी सिचुएशन ऊपर कोलाज में दिखाई गई हैं वो सभी किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। साथ ही साथ अगर हम डिजीज के अलावा बात करें तो अन्य जो फैक्टर्स है वो जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अगर लोगों को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ इन्वायरमेंट मिले, एक वातावरण हमारा स्वच्छ हो, तो वो किस प्रकार हेल्थ पे इंपैक्ट डालता है? वो हमारे हेल्दी रहने में मदद करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कुछ लोगों के पास एडिक्वेट फूड भी नहीं है खाने को, तो वो क्या करते हैं? माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। एक हिडन हंगर या हंगर से, भूख से के शिकार लोग होते हैं। लगभग 220 मिलियन लोग हमारे देश में भूख के शिकार हैं। उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर समय पे खाना नहीं मिलता, और हैव टू लिव इन क्रैम्प कंडीशन, और ऐसी किसी सिचुएशन में जहां पे गंदगी हो, तालाब वगैरह नाले वगैरह बह रहे हो, दे विल प्रोन टू इलनेस। वो सभी लोग जो इस प्रकार के एरियाज में रहते हैं वो बीमारी के मतलब दे आर प्रोन टू इलनेस, उनको बीमारी लगने की ज्यादा संभावना है। All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. It is not healthy to be dull, inactive, anxious, or scared of long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are part of health. किस प्रकार कि हम डल है, इनएक्टिव है, एनेक्सियस है, स्केयर्ड फॉर बीइंग लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, या फिर मेंटल स्ट्रेन अगर है हम, तो वो क्या है? हमारे हेल्थ के निगेटिव एक्सपेक्ट है, निगेटिव कॉनोटेशंस है। तो उससे हमें अगर दूर रहना है तो कई सारी जो चीजें हैं उसको हमें सुनिश्चित करना होगा। टाइम पे खाना हो, एक फूड की सिक्योरिटी हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, साफ सुथरा पानी हो, अच्छा आवास हो, रहन सहन का इलाका एम्बियंस अच्छा हो, तो वो क्या करता है? हेल्दी इन्वायरमेंट को इंश्योर करता है। हेल्थ केयर इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक कंपेयर करते हैं एक डाटा को कि किस तरीके से सिचुएशंस जो है वो बड़ी पैराडॉक्सिकल है, उल्टी है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे संसार की बात करें तो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में है, एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। और सबसे ज्यादा डॉक्टर भी भारत में बनते हैं, लगभग 15,000 डॉक्टर हर साल भारत में क्वालिफाई कर जाते हैं। बट ज्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं? अर्बन एरियाज में सेटल होते हैं। ज्यादातर डॉक्टर अर्बन एरियाज में, शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में तो वो जाते ही नहीं काम करने, ना वो काम करना चाहते। तो ये एक पैराडॉक्सिकल है कि 15,000 डॉक्टर हर साल क्वालिफाई होते हैं, मगर ज्यादातर कहां पे काम करते हैं? अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में। और ट्रैवल ज्यादा दूर ना करना पड़े तो रूरल इलाके जो है, ग्रामीण इलाके, उसमें काम करना नहीं चाहते। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वो उनका जो रेशो है, डॉक्टर टू पीपल रेशो है, वो बहुत कम है ग्रामीण इलाकों का। दूसरे फैक्ट पे अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली। जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी है वो काफी इंप्रूव हुई साल बर साल। 1950 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2700 हॉस्पिटल भारत में थे, और अगर 1991 की बात करूं तो लगभग 11,000 हॉस्पिटल भारत में है। 2000 की जैसे हम 21वीं शताब्दी में एंट्री हुए तो हमारे पास 18,000 हॉस्पिटल थे।
तो ये देखिए किस तरीके से हमने शिफ्ट किया, 2700 से हम पहुंच गए 18,000 पे। बट पैराडॉक्सियल सिचुएशन क्या है, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम टीबी। टीबी से हर साल 5 लाख लोग मरते हैं, आजादी के टाइम भी, आज भी ऐसा ही हो रहा। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, लगभग 20 लाख केस मलेरिया के हर साल रिपोर्ट होते हैं, एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, और ये नंबर कम भी नहीं हो रहा। साथ ही साथ अगला फैक्ट, इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, और मेडिकल टूरिस्ट भारत में बहुत ज्यादा आते हैं दूसरे देशों से भारत में इलाज कराने, क्योंकि भारत में क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज थोड़ा सस्ता है। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट अगर हम पैराडॉक्सियल सिचुएशन की बात करें तो क्या है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम आज भी समर्थ नहीं है सभी लोगों को साफ सुथरा पानी देने में। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैलने वाली बीमारियां हैं 21%, वो क्या है, वाटर बोर्न है। फॉर एग्जाम्पल डायरिया हुआ, वोम्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, वो सभी पानी के द्वारा होने वाली समस्या है। तो हम आज तक अच्छा जो ड्रिंकिंग सप्लाई है, साफ सुथरे पानी की, जो पीने लायक पानी है, उसकी सप्लाई भी हम सुनिश्चित नहीं कर पाए सभी लोगों के लिए। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इवन इंडिया को कहा भी जाता है कंपाउंडर ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि दी जाती है इंडिया को, कि भारत में मेडिसिन का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि भारत एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन। बट पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अगेन, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, कि भारत के आधे बच्चों को खाना नहीं मिल पाता जो उनके लिए काफी होना चाहिए। ना काफी खाना मिलता है, टू ईट एंड आर अंडर न्यूरिश्ड, और जिस खाना नहीं मिल पाता सही समय से, एक संपूर्ण मात्रा में, एक अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, तो इसलिए क्या हो जाते हैं वो अंडर न्यूरिश्ड, पोषक तत्वों की कमी उनमें पाई जाती। तो ये पैराडॉक्सियल सिचुएशन हमने देखी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अगर हम चाहते हैं क्या प्रिवेंट करना, इलनेस को प्रिवेंट करना, तो हमें क्या चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, दैट कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड केयर, जो कि केयर और सर्विसेज को प्रोवाइड करा पाए पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स की जरूरत है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स। इनको चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि वर्कर, हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे नर्सिस हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और अन्य हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि लेबोरेटरीज जो संभालते हैं वो, हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस, जो इलनेस को डायग्नोज कर सके, सलाह दे सके पेशेंट को, और ट्रीट कर सके उनकी बीमारियों को। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन, और क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए जो कि नेसेसरी है ट्रीटिंग के लिए पेशेंट को। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सभी फैसिलिटीज, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो, तो वो सभी हमें चाहिए किसी भी बीमारी को, उन पेशेंट्स को, उनकी इलनेस को ट्रीट करने के लिए। अब इसको इंश्योर किससे कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, तो वो सब हम देखेंगे। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल, उसकी काफी संख्या है भारत में। द कंट्री हैज ऑल्सो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, एक्सपीरियंस भी अच्छा है आगे डॉक्टर को, नॉलेज भी अच्छी है। इन अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम, अब हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट, जो भी हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इट हैज एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100 of thousands ऑफ विलेजेस। जो हमारे ग्रामीण इलाके में फैले हुए लोग हैं, स्कैटर्ड हैं इलाके हैं, उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट के जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो मदद करती है। We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences. वो तो हुई है, मेडिकल साइंसेज में एक फिनोमिनल एडवांसमेंट हुई है, whereby many new technology and treatment procedures are available. आजकल देश में नए नए टेक्नोलॉजी है, नए नए ट्रीटमेंट के साधन हमारे पास अवेलेबल है। However, the second column points, और हम देखते हैं कि एक कॉलम तो हमें क्या बता रहा था कि हमारी फैसिलिटीज कितनी अच्छी है, और दूसरा कॉलम हमें क्या बता रहा था, जो हमने अभी भी टेबल पढ़ी, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में बता रहा था कि एक तरफ हॉस्पिटल ज्यादा है, दूसरी तरफ टीबी के मरीज आज भी बहुत ज्यादा है, मलेरिया के पेशेंट हमारे पास ज्यादा है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो मालन्यूरिश्ड हैं, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, 21% बीमारियां जो फैलती हैं वो वाटर बोर्न डिजीज है, तो सही पानी भी हम नहीं पहुंचा पा रहे लोगों तक।
तो वो सब एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन के और उनका इशारा था। एक हाकिम शेख की स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। हाकिम शेख जो है वो पश्चिम बंगाल से आते हैं और उनकी एक संस्था है जिसका नाम है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, उसके सदस्य भी हैं। वो एग्रीकल्चरल लेबरर है बेसिकली ऑक्यूपेशन अगर उनका देखा जाए। तो उनको एक बार क्या हुआ कि चलती हुई ट्रेन से 1992 में वो गिर गए, जिसकी वजह से उनकी हेड इंजरी हो गई। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल कलकत्ता में गए तो किसी हॉस्पिटल में जाते थे, वहां पे डॉक्टर नहीं था, कहीं हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, किसी हॉस्पिटल में वो ट्रीट करने की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो लगभग 8 सरकारी हॉस्पिटल में घूमने के बाद वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और वहां से ट्रीटमेंट लेते हैं। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का क्या मतलब था? पैसे का खर्चा, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वहां पे ट्रीटमेंट था, तो उस वजह से उनका काफी ज्यादा एक्सपेंसिस हो गया। उसके बाद अब लगभग 14 घंटे वो इसी जद्दोजहद में घूमते रहे कि कोई हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल उनको एडमिट कर ले। Finally, he was admitted in private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment, angry and upset over the indifferent attitude of all the hospital that refused to admit him. हाकिम एंड PBKMS जो उनकी संस्था थी, उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब उसके बारे में कोर्ट क्या फैसला देती है वो हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ क्योर। अब हम पब्लिक और प्राइवेट में एक कंपेयर करेंगे। किस प्रकार? 2 दोस्त हैं, अमन और रंजन, अच्छे दोस्त हैं। While रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, अमन पेरेंट्स हैव स्ट्रगल टू मेक एंड्स। ये कन्वर्सेशन दिखाई गई है अमन और रंजन में, जो कि दोस्त है। रंजन की फैमिली अच्छी है, अमन की फैमिली पुअर है, वो उसके पिताजी जो है डेली वेज वर्कर है। तो क्या होता है, दोनों को ही वायरल फीवर हो जाता है। रंजन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा एटीट्यूड डॉक्टर्स की तरफ से देखता है, नर्सिस की तरफ से अच्छा एटीट्यूड देखता है और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, डायग्नोस हो जाते हैं, टेस्ट वगैरह कराने के बाद अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, मेडिसिन मिल जाती है। उसमें उसका लगभग 3500 का खर्चा आता है, 3500 का। फिर वो रंजन पूछता है अमन से कि आपको भी तो कुछ बीमारी हो गई थी, आपका कैसा हुआ? तो अमन बताता है कि हम एक सरकारी हॉस्पिटल में गए, एक लंबी कतार वहां पे थी, तो काफी देर तक हम लाइन में लगे रहे। उसके बाद हमारा कहीं जाके नंबर आया तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, फिर टेस्ट कराने गए तो वहां भी बड़ी लंबी लाइन थी। सरकारी हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, पब्लिक हॉस्पिटल हेल्थ केयर की बात करूँ, तो उसके बाद टेस्ट का नंबर आया तो 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलनी थी। अब 3 दिन बाद रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद वो फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी बदल गया, अब नया डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो बताया वायरल है, कुछ मेडिसिन दी। तो एक कंपेयर उनमें हुआ कि भाई इतना रश हुआ, इतना आपको दिक्कतें हुई इलाज कराने में पब्लिक फैसिलिटीज में, और अब एक तरफ प्राइवेट फैसिलिटी देखे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई। बस अंतर किस बात का आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 3500 का खर्चा आया और इधर अमन का सरकारी हॉस्पिटल में जहां इलाज हुआ तो वहां पे 150 रुपए खर्चा आया, बट दिक्कतें ज्यादा हुई। रंजन को इतनी दिक्कतें नहीं हुई। तो वो एक कंपेरिजन इस कन्वर्सेशन में दिखाया गया था। पब्लिक एंड प्राइवेट की जो डिफरेंस है वो। Public and private healthcare services. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities into 2 categories. जो अलग अलग प्रकार की जो हेल्थकेयर फैसिलिटीज हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या? पहली फैसिलिटी है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे जो सरकारी हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि हमारे एम्स, उसके बाद अगर कोई दिल्ली से आता है या दिल्ली के नजदीक इलाकों में है तो एक और हॉस्पिटल है, काफी सारे हॉस्पिटल है वैसे तो, एग्जाम्पल के तौर पर सफदरजंग ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उसके बाद RML, राम मनोहर लोहिया जिसको बोलते हैं। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मेदांता, उसके बाद अपोलो, फोर्टिस आपने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? प्राइवेट फैसिलिटीज है। प्राइवेट फैसिलिटीज जो प्राइवेट ओनर है जिसके, और पब्लिक फैसिलिटी जो सरकार जिनको चलाते हैं, सरकार द्वारा रन किए जाते हैं, जैसे कि RML, एम्स, सफदरजंग। ये हमारे पब्लिक प्राइवेट में एक डिफरेंस, और उसको हम और बारीकी से समझेंगे आगे चल के। जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में क्या कुछ कहा है इस किताब में, इस चैप्टर में, वो देखते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। They are linked together so that they cover both rural and urban areas. वो आपस में लिंक रहते हैं ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों को कवर कर सके।
एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है, इलनेस है, उसको दूर कर सके, चाहे वो कॉमन इलनेस हो या फिर स्पेशल कोई इलनेस हो, कैंसर वगैरह। एट विलेज लेवल अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो किस प्रकार की फैसिलिटीज है, हेल्थ सेंटर्स है जहां पे यूजुअली नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहां पे जनरली नहीं होता। दे आर ट्रेन इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, और जो कॉमन इलनेस है उसको डील करने के लिए वो ट्रेन होते हैं, वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो पीएचसी सेंटर है उसमें जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं उसके अंडर में काम करते हुए वो ट्रेन हो जाते हैं कॉमन इलनेस को ट्रीट करने के लिए। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस, जो पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो कई सारे गांवों को कवर करते हैं रूरल एरियाज में। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि सुपरवाइज करता है बाकी के हेल्थ सेंटर्स को। लार्ज सिटी जो बड़े शहर है वहां पे क्या होता है, मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जैसे हाकिम शेख की जो स्टोरी बताई गई थी। आगे चलते हैं। हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक, उनको पब्लिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें आमजन जा सकते हैं, यूनिवर्सलाइज होता है, अमीर या गरीब कोई भी उसमें अपना इलाज करा सकता है, इसलिए वो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम उसको बोलते हैं। फॉर मैनी रीजन, और अन्य क्या रीजन है, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए सरकार ने उनको बनाया है और सरकार ही उनको चलाती है। कैसे कैसे चलाती है सरकार उनको, जो रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम मनी दैट वी द पब्लिक, क्योंकि वो पब्लिक के पैसे से चलते हैं। पब्लिक को टैक्स देती है, हम सब टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उस टैक्स का यूज करके हमारे लिए पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक फैसिलिटीज को डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की कोई टैंक वगैरह, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि वो क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, या तो फ्री में या लो कॉस्ट पे, सो दैट इवन पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे कि एक गरीब भी अपना इलाज करा सके। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का है, टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, जो बीमारी है उसको फैलने से रोकने का दायित्व भी सरकारी जो पब्लिक फैसिलिटीज है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसी के ऊपर होता है। जैसे कि टीबी को फैलने से रोकना है, मलेरिया को फैलने से रोकना है, जॉन्डिस को फैलने से रोकना है, कोलेरा को, तो इसे किस तरीके से रोकते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। आपने सुना होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जब छोटे बच्चे हैं उनको टीकाकरण जो उनका होता है, या कोरोना के टाइम पे भी अभी टीकाकरण हुआ हमारा, कोवैक्स लगी होगी किसी को, कोवैक्सीन लगी होगी किसी को, तो वो सभी वैक्सीन के थ्रू क्या करती है, बीमारी को फैलने से रोकने का काम भी जनरली पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का ही होता है। डायरिया, चिकनगुनिया, दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। लोगों का प्रतिभाग, जब लोग इसमें भाग लेंगे इस किसी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, तभी वो जाके रुकता है, तभी उसको पॉसिबल कर सकते हैं उस बीमारी को फैलने से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी द मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, जैसे ही कुछ बिहेवियरल चेंज की जरूरत पड़ती है कि आप अपने वाटर कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दे, रूफ पे पानी इकट्ठा ना होने दे, ताकि मच्छरों को पैदा होने से रोका जा सके और मलेरिया को रोका जा सके। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट कोर्ट सेड? हाँ, हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने उस रेस्पेक्ट में क्या कहा हाकिम शेख के बारे में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कोर्ट क्या बोल रहा है कि संविधान के अनुसार इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है संविधान के अनुसार सभी लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करने का और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का। और चूंकि हाकिम से कई सारे हॉस्पिटल्स में घूमा बट फिर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट क्या फैसला देता है, गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ। एक राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, जो है राइट टू लाइफ है, ये आता है आर्टिकल नंबर 21 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख, जो हाकिम शेख को जो मुसीबतें झेलना पड़ा, 14 घंटे उसको हॉस्पिटलाइज होने में लग गए, हैड टू फेस कॉस्ट हिम हिज लाइफ, उसकी जीवन के ऊपर खतरा था। इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मींस दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन।
अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल पब्लिक फैसिलिटीज को ट्रीटमेंट देने में समर्थ नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी राइट टू लाइफ जो उनका वायलेशन हुआ है, उसका हनन हुआ है। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने यह भी कहा, क्या कहा, कि ये सरकार की ड्यूटी थी और एक नेसेसरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की सरकार की ड्यूटी थी, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। जो ऐसे समय पे जो इमरजेंसी सिचुएशन है उस समय पे ट्रीटमेंट देना सरकार की एक ड्यूटी है। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल है उसमें नेसेसरी ट्रीटमेंट जो है उसको देने के लिए सरकार बाध्यकारी है, उसकी ड्यूटी है, उसको देना चाहिए। हाकिम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट, और हाकिम शेख का ट्रीटमेंट डिनाइड कर दिया गया। इसलिए सरकार ने क्या कहा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करे, हाकिम शेख को पैसे दे, कंपनसेट करे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका खर्चा हुआ है उसके लिए। तो हाकिम शेख के लिए क्या किया सरकार ने, कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि गवर्नमेंट को अब उसका जो प्राइवेट में जो उसका इलाज में खर्चा आया था वो सभी पैसा जो है उसको कंपनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार का विषय है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। हमारे देश में अनेकों प्रकार की प्राइवेट फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। कुछ डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो कुछ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, आरएमपी जिसको बोलते हैं, वो मिलते हैं। अर्बन एरियाज की बात करें तो डॉक्टर्स भी हैं, स्पेशलाइज सर्विस के लिए हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं, और देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, और कुछ हॉस्पिटल नर्सिंग होम प्राइवेटली ओन भी किए जाते हैं। देयर आर मेनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट, और कुछ लेबोरेटरीज हैं जो टेस्ट करती हैं, जिनकी टेस्ट के लिए और ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज भी देती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह। देयर आर ऑल्सो शॉप्स वेयर बाई मेडिसिन, और कुछ प्राइवेट मेडिसिन की शॉप्स भी आपको देखने को मिलती है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास के इलाकों से, कि आप जब शहर है आपके कोई नज़दीक में, वहाँ पे आपको प्राइवेट फैसिलिटीज भी मिलती है, पब्लिक फैसिलिटीज के साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ दुकानें मिलती है, कुछ लेबोरेटरीज मिलती है, जैसे लाल पैथ लैब वगैरह, मेडिसिन की कुछ शॉप्स मिलेंगे आपको, वहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो वो सब प्राइवेट फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है, जिसको सरकार नहीं चलाती। आगे बढ़ते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned and controlled by the government. गवर्नमेंट के द्वारा ना तो कंट्रोल की जाती ना रन की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस। प्राइवेट फैसिलिटीज का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि पेशेंट को एक तो बहुत यहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट फैसिलिटीज है, वो चैरिटी तो कर नहीं रही, वेलफेयर तो उनकी ड्यूटी नहीं है, वो तो ड्यूटी सरकार की है, तो उसको पैसा देना पड़ता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। चारों तरफ हम देख सकते हैं, जैसे कि लार्ज कंपनीज बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाती है, कुछ इंगेज रहती है मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन और इसको बनाने में भी। जैसे अभी कोवैक्सीन वगैरह हमारी बनी तो वो भी एक प्राइवेट जो इंडस्ट्री थी उन्हीं ने बनाया। रेड्डीज हो, चाहे वो भारत बायोटेक हो, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट हो, वो सब प्राइवेट फैसिलिटीज हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाने का काम किया। मेडिकल शॉप्स चारों तरफ दिखते हैं, वो भी एक प्राइवेट ओन होती है, सरकार द्वारा तो चलाई नहीं जाती। कुछ सरकार द्वारा भी चलाई जाती है, जैसे कि जन औषधि केंद्र जिसको बोलते हैं। आजकल जो सरकार की स्कीम है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो आपको सस्ते दामों पर मिले, सरकार उन दुकानों को रन करती है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, और अगर हम बात करें कि किस प्रकार जो हेल्थ केयर है और इक्वालिटी है वो आपस में कनेक्टेड है, वो देखते हैं। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि जो एडिक्वेट हेल्थ केयर है इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली अफोर्डेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, वो क्या सभी को अवेलेबल है? उसमें समानता है, इक्वालिटी है? नहीं है। किस प्रकार? इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। भारत में हम देख सकते हैं कि प्राइवेट सर्विस है वो तो इंक्रीज कर रही है, और जो पब्लिक सर्विसेज है वो इंक्रीज नहीं कर रही, क्योंकि करना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज को इंक्रीज करना चाहिए ताकि सभी लोगों के लिए हेल्थ को सुनिश्चित किया जा सके। ज्यादातर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में नहीं है। साथ ही साथ जो सेवाएं हैं वो प्रॉफिट के लिए रन की जाती है, प्राइवेट फैसिलिटीज तो प्रॉफिट के लिए है। तो इसलिए कई बार क्या करते हैं कि वो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं उसमें ऐसे टेस्ट चलाते हैं जिसमें जो इसकी जरूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन ज्यादा लिख देते हैं प्राइवेट फैसिलिटीज वाले। पब्लिक सर्विसेज क्या होती है? वही जो तुम्हें रिक्वायर है, किसी पेशेंट को जिसकी जरूरत है। बट प्राइवेट फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह, ऐसे मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, महंगी है, पैसा ज्यादा लेना होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट के ऊपर चलते हैं। और उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो सब कभी कभी कुछ जो अनएथिकल प्रैक्टिस है वो भी करते हैं। इनफैक्ट
Barely 20% of the population can afford all medicine that they require during an illness. और केवल 20% जनसंख्या भारत की ऐसी है जो अफोर्ड कर पाती है वो सभी जरूरी मेडिसिन, जरूरी ट्रीटमेंट जो उन्हें बीमारी के वक्त चाहिए. Hence, even for those whom one might not think being poor, जिसको आप गरीब भी नहीं सोच सकते, मेडिकल एक्सपेंसेस कोज हार्डशिप. मिडिल क्लास के लिए भी, मेरे जैसे लोगों के लिए भी, आपके जैसे लोगों के लिए भी, चाहे आप गरीब है भी नहीं, तब भी जो मेडिकल का जो सिस्टम है, शिक्षा और चिकित्सा के बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे जो रसूखदार फैमिली है उनकी भी कमर तोड़ सकती है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मिलता है. इट वॉज रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ द पीपल वर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी टू बोरो मनी और सेल सम देयर पोजेशन टू पे देयर एक्सपेंसिव. और देखा गया कि 40% लोग अपना बीमारी को ठीक कराने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है. फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब हैं, इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस. और इससे क्या होता है, दिक्कतें आती है, फैमिली को दिक्कत होती है, अंडर न्यूरिशमेंट देखने को मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर सही तरीके से नहीं मिलता, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं है, तो इसलिए क्या होता है और ज्यादा इलनेस हो जाती है. द एक्सपेंसिव ऑफ इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. और जो एक्सपेंस है, उनके जो खर्चे हैं बीमारियों पे, वो सिचुएशन को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं. समटाइम्स इट इज नॉट ओनली लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. कई बार क्या होता है कि केवल मनी की कमी की वजह से ही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और भी कारण है. जैसे वुमेन का एग्जाम्पल दे दो, तो जो वुमेन है फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर. जनरली क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, औरतों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता, पुरुषों को सही ट्रीटमेंट मिलता है. वो एक हर एक फैमिली की एक अलग अलग वो है. वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट. और फैमिली में क्या किया जाता है कि वुमेन की जो हेल्थ है उसको इंपॉर्टेंस कम दी जाती है. इवन कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे कुछ हेल्थ सेंटर्स हैं एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, वो अच्छी तरह चलाए नहीं जाते. इवन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज भी वहां पे अवेलेबल नहीं है ट्राइबल एरियाज में, जंगलों में, आदिवासी इलाकों में. व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है? There is a little doubt that health situation of most of the people in our country is not good. सही नहीं है वो हमारे देश में. It is responsibility of the government to provide quality health care. ये सरकार का दायित्व है अपने सिटीजन्स को क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का, पर्टिकुलरली जो गरीब लोग हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं. However, the health is as much dependent on basic amenities and social condition of the people. उनके ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी सोशल कंडीशंस के बारे में, as it is on the healthcare service. Hence, it is important to work on both. दोनों ही चीजों पे काम करना पड़ेगा in order to improve health situation of our people, and this can be done. कैसे? कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे दो एग्जांपल्स से हम समझेंगे. एक हमारे देश का एग्जांपल है और एक फॉरेन का एग्जांपल है. जैसे केरला की अगर मैं बात करूं तो 1996 में इन्होंने हेल्थ के ऊपर काम किया, और क्या किया कि जितना बजट है उसका 40% बजट इन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों को दिया, ताकि ग्राम पंचायतें वहां पे क्या इंश्योर कर सके, पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक प्रॉपर प्लानिंग फॉर द वाटर. पानी सही हो, खाना सही हो, वुमेन का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सही हो. इससे क्या इंप्रूवमेंट होगा, जो सप्लाई स्कीम्स है वो इंप्रूवमेंट होगी, वर्किंग ऑफ स्कूल है, आंगनवाड़ी का जो काम है वो इंप्रूव हो पाएगा. इससे हेल्थ सेंटर्स इंप्रूव होंगे और साथ ही ये इंप्रूव करेगा वहां की हेल्थ की सिचुएशन को. और इन सभी एफर्ट्स के बावजूद भी वहां पे आज भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. बट अगर हम और स्टेट के साथ कंपेयर करें तो केरला की सिचुएशन हेल्थ के मामले में बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा अच्छी है. अब एक एग्जांपल इंटरनेशनल का ले लेते हैं. कोस्टा रिका एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसका एग्जांपल ले लेते हैं. तो कोस्टा रिका ने क्या किया, फैसला किया कि हम अपना पैसा जो है वो आर्मी बनाने में खर्च नहीं करेंगे, हम अपना पैसा हेल्थ की फैसिलिटी को इंश्योर करने में, पब्लिक के वेलफेयर को इंश्योर करने में खर्च करेंगे. द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन. और कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी. और आर्मी ना रखने का, कि जो आर्मी पे जो एक्सपेंस होता है उसको हम हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करेंगे. दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट. और इसने क्या मदद किया कि जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट है, जो उसको कहां पे पैसा खर्च होता है, जो आर्मी पे होना चाहिए था वो कहां खर्च होता है, हेल्थ पे पैसा खर्च हुआ, एजुकेशन पे पैसा खर्च हुआ, और अदर बेसिक नीड जैसे कि वाटर, हेल्थ, वो फूड वगैरह उस पे खर्च किया. द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी. उसको स्वस्थ रहना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल. कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज. फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया गया कोस्टा रिका गवर्नमेंट के द्वारा, सैनिटेशन, साफ सफाई,
न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी अगर किसी में है तो उसको प्रोवाइड किया गया, हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा और शिक्षा है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। वो चीज कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने समझी, जानी, परखी और अपना जो पैसा आर्मी पे खर्च करना था उसको खर्च किया शिक्षा और चिकित्सा को और बाकी कुछ बेसिक नीड्स जो थी उनको इंश्योर करने में। तो उससे वहां के जो लोग थे वो स्वस्थ हुए, डेवलप हुए। और कोस्टा रिका एक ऐसा कंट्री है जहां पे हेल्थ के इश्यूज बहुत कम देखे जाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या क्या जाना कि कुछ बातें हमने देखी कि हेल्थ केवल बीमारी से रिलेटेड नहीं होता, बाकी सारी चीजें कवर होती हैं। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करती है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, क्या कुछ और करना चाहिए गवर्नमेंट को हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, शिक्षा और चिकित्सा को इंश्योर करने के लिए। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर हम बात करें पब्लिक एक्सपेंसेस की, तो हमारे यहाँ पे आज भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो आप लोग खर्च करते हैं अपनी जेब से अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, वो मोर देन 48% है। मतलब अगर 100 रुपए खर्च होते हैं हेल्थ पे तो 48% से ज्यादा पैसे खर्च करता है भारत का इंडिविजुअल नागरिक और लगभग 52% के लगभग खर्च करती है हमारी सरकारें। साथ ही साथ में अगर बात करूं जीडीपी की, तो 1.35% जीडीपी का पैसा खर्च होता है किस पे, हमारे हेल्थ के उस पे, हेल्थ के इश्यूज पे, जबकि होना कितना चाहिए 2 से 2.5%। उसके अलावा इस 1.35% में से 80% से ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी जो एरिया है हमारे हेल्थ के, उस पे टर्शरी लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाते। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्कीम्स कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं, आपने सुना भी होगा कि जैसे एक हमारी स्कीम है आयुष्मान भारत PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसी के अंदर आती है हमारी आयुष्मान भारत स्कीम। ये है एक इंश्योरेंस स्कीम है जो इंश्योर करती है भारत की 50 करोड़ लोगों को, या फिर कहे तो 10 करोड़ फैमिलीज को जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनकी हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए। साथ ही साथ एक स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन। यह रूरल और अर्बन दोनों है, ग्रामीण इलाकों में भी शहरी इलाकों में भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ताकि वहां के लोगों का हेल्थ केयर जो है वो इंश्योर किया जा सके। उसके अलावा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ताकि सभी की एक डिजिटल आईडी हो, उसमें बीमारी हो, बीमारी का लेखा जोखा हो, दवाइयों का लेखा जोखा हो, डॉक्टर्स का लेखा जोखा हो, ताकि आपकी एक डिजिटल आईडी बन पाए आपकी हेल्थ की, जिससे आगे की हेल्थ आपकी सुनिश्चित की जा सके। उसके अलावा ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, चाहे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम हो, मैटरनिटी स्कीम हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात हो, तो सरकार अपने फ्रंट पे जो काम कर रही है वो भी चल ही रहे हैं, बट वो काफ़ी नहीं है। उनके अलावा भी काम होना चाहिए। सरकारी जो फैसिलिटीज़ है, पब्लिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बढ़नी चाहिए, उसकी रिच बढ़नी चाहिए, ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हो, इजिली अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, एक्सेसिबल हो लोगों के लिए। तो वो सब इंश्योर करना चाहिए। तो वो सब कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कर सकते हैं, एक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। और आपको अगर ये इसमें कुछ भी त्रुटि या कुछ आपको फीडबैक्स या कोई क्वेरी आपकी हो तो वो मोस्ट वेलकम है। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।